नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि ग्रह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं और कौन सी राशि में जाकर वो नीच के ग्रह बन जाते हैं। कितने डिग्री पर होते हैं उच्च के और कितनी डिग्री पर वो नीच के हो जाते हैं। आप जानते ही हैं कि 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से राहु और केतु छाया ग्रह हैं। तो जब हम ग्रहों के उच्च और नीच स्थान की बात कर रहे होते हैं तो हम राहु की बात नहीं करते हैं और केतु की बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र में उनके लिए कोई राशि जो है वो अलॉट नहीं की गई है, अर्थात किसी भी राशि का जो स्वामित्व है वो राहु और केतु को प्राप्त नहीं होता है। तो फिर वो कहाँ जाकर उच्च के होंगे और कहाँ जाके नीच के होंगे, ये एक भ्रम की स्थिति बन जाती है। इसीलिए राहु और केतु को हम उच्च और नीच की बात नहीं करते हैं। हालांकि कुछ ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कौन सी राशि में जाकर राहु और केतु उच्च और नीच के होते हैं, परंतु ये इसके कोई प्रमाणिक सूत्र नहीं हैं। तो आइए बाकी के जो 7 ग्रह हैं, सूर्य से लेके शनि तक, हम सिर्फ उनके उच्च और नीच स्थानों की और उन कितनी डिग्री और कितने अंशों पर वो उच्च और नीच के होते हैं, हम आज यही बात करेंगे। सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च के होते हैं और जैसे जैसे वो चलते हैं, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे पृथ्वी घूमती है उसी तरह से सूर्य भी घूमते हुए प्रतीत होते हैं। और जब वो 6 राशियों को पार कर लेते हैं तो फिर 7वीं राशि तुला राशि में जाकर वो नीच के हो जाते हैं। एक राशि का मान 30 डिग्री का होता है, ये बात मैंने आपको पहले बताई है। तो इस तरह से जब 6 राशियां सूर्य पार कर लेंगे तो 180 डिग्री का सफ़र वो तय कर लेते हैं। फिर जब वो तुला राशि में जाते हैं तो वहाँ जाकर वो नीच के बन जाते हैं। अब 10 डिग्री पर वो उच्च के होते हैं मेष राशि में, और उसके बाद तुला राशि में, जो कि 7वें नंबर की राशि है, वहाँ जाकर वो नीच के हो जाते हैं। आइए चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री पर उच्च के होते हैं, जबकि वो जब 6 राशियाँ पार करके 180 डिग्री का सफ़र तय करके वृश्चिक राशि में जाते हैं, तब वहाँ पहुँचकर वो 3 डिग्री पर ही नीच के बन जाते हैं। इसी तरह मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है वो मकर राशि में जब पहुंचते हैं तो मकर राशि में पहुंचकर वो 28 डिग्री पर उच्च के हो जाते हैं। और उसके बाद 6 राशियां पार करके जब वो कर्क राशि में जाते हैं तो 28 डिग्री पर ही वो नीच के हो जाते हैं। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध कहाँ उच्च के और नीच के होते हैं? तो बुध जो है वो कन्या राशि, जो उनकी अपनी स्वयं की राशि है और सम राशि है, वहाँ पर वे 15 डिग्री पर उच्च के होते हैं। और 6 राशि पार करके जब वो मीन राशि में पहुँचते हैं तो वहाँ वो 15 डिग्री पर ही नीच के हो जाते हैं। हमने ग्रहों की अवस्थाएं पढ़ी हैं, जिसमें हम बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, मृत अवस्था, इस तरह से हम जब ग्रहों की अवस्थाएं पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में समझेंगे। और वहाँ जाकर 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच ही ग्रह को अच्छा माना जाता है। तो फिर ये जो हम आज बात कर रहे हैं कि कोई 5 डिग्री पर और कोई 3 डिग्री पर उच्च का और नीच का हो रहा है, तो उसका क्या प्रयोजन है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज्योतिष शास्त्र में ये सिर्फ एक भ्रम की स्थिति ज्योतिषियों के द्वारा पैदा की जा सकती है। वो आपके अनुसार ही प्रेडिक्शन करने के बाद और जिस चीज़ में आप खुश होते हैं, ऐसा करके वो आपको प्रसन्न भी कर सकते हैं और दुखी भी कर सकते हैं, उसका उल्टा बोलकर। ये सभी चीज़ें हम जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ये जो भ्रम की स्थिति है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। आइए गुरु की बात करते हैं। गुरु जो है वो कर्क राशि में 4 डिग्री पर जाकर उच्च के होते हैं, जबकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 4 डिग्री पर जो है वो ग्रह बाल अवस्था में भी हो सकता है और कुमार अवस्था और मृत अवस्था में भी हो सकता है। तो फिर अब इसका क्या प्रयोजन है? तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे करके आप विषयों की बारीकी को समझने का प्रयास करेंगे, वैसे वैसे इन सभी चीज़ों से आपका भ्रम दूर होगा और ज्योतिष की सही स्थिति आपको पता चलेगी।
अब यदि कर्क राशि में गुरु जो है वो 4 डिग्री पर उच्च के होते हैं तो उसके बाद 6 राशियां पार करने के बाद जब वो मकर राशि में पहुंचते हैं तो 4 डिग्री पर ही वो नीच के हो जाते हैं। आइए शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है वो बुध की कन्या राशि में नीच के होते हैं और नीच के कितनी डिग्री पर होते हैं? 27 डिग्री के होते हैं। उसके बाद इसको हम दूसरी तरह से समझते हैं कि शुक्र जब मीन राशि में होते हैं और 27 डिग्री पर होते हैं तो वह उच्च के होते हैं। जब 6 राशियां पार करके वो कन्या राशि में पहुंचते हैं तो 27 डिग्री पर ही वो नीच के बन जाते हैं। इसके बाद हम शनि की बात करते हैं। शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर उच्च के होते हैं और उसके बाद जब वो 6 राशियां पार करके अर्थात 180 डिग्री का सफ़र तय करके जब वो मेष राशि में पहुंचते हैं तो फिर 20 डिग्री पर ही वो नीच के हो जाते हैं। इन 7 ग्रहों को हम एक पेयर बनाकर भी समझ सकते हैं। आइए समझते हैं। पहला पेयर सूर्य और शनि का होगा। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं जबकि शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। उधर सूर्य तुला राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं और शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो ये बन गया एक पेयर। अब दूसरा पेयर किसका बनेगा? मंगल का और गुरु का। मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च के होते हैं जबकि गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं और कन्या राशि में पहुंचकर गुरु जो है वो उच्च के हो जाते हैं जबकि मंगल जो है वो कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो एक दूसरे से स्वभाव में विपरीत होते हैं परंतु एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। इसके बाद तीसरा पेयर बनता है शुक्र का और बुध का। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं जबकि बुध जो है वो मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। उधर बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं और शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। इस तरह 3 पेयर बन जाते हैं। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक अकेले चंद्रमा बचते हैं जो वृष राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में वो नीच के हो जाते हैं। तो फिर आप इसको सिर्फ चंद्रमा को ही आपको याद रखना पड़ेगा और इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अब आप मुझसे ये प्रश्न ज़रूर करेंगे कि उच्च और नीच का यदि कोई ग्रह है तो उसका क्या प्रयोजन है, उसको सीखने का और पढ़ने का क्या लाभ है। तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि उच्च का मतलब कोई भी इंसान जैसे अगर उच्च पद पर होता है तो वहाँ पर उसको पावर भी मिलती है, पैसा भी अधिक मिलता है और वो जो है उसको वहाँ पर मन की प्रसन्नता भी मिलती है। इसी तरह ग्रह भी होते हैं। जब ग्रह उच्च के होते हैं तो वहाँ पर वे अच्छा फील करते हैं, खुश होते हैं, उनको उच्च पद की प्राप्ति होती है तो फिर वो वहाँ पर जातक को अच्छा परिणाम देते हैं, अच्छा फल देते हैं। उसके बाद जब ग्रह थोड़ा कम डिग्री पर आते हैं और मूल त्रिकोण राशि में पहुँचते हैं उस समय उनका फल जो है वो 100 में से 80% का रह जाता है। उसके बाद वो स्वराशि के होते हैं तो स्वराशि में थोड़ा परिणाम और कम हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो सारे प्रयोजन हैं ये हमको इसी तरह से हमें समझना पड़ता है। तो इस तरह से हम राशियों को समझते हैं। ग्रहों के उच्च और नीच स्थान को हमने आज समझा। आगे चलकर हम भाव पढ़ेंगे और भाव के बाद फिर हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा भाव जो है वो किस चीज़ के बारे में बताता है। तो अभी हमने राशियों के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे और भाव के बारे में पढ़ेंगे। जब हम ये सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो फिर हम किसी भी जातक की कुंडली विश्लेषण आसानी से उनके ग्रह, उनके गुण और दोषों के आधार पर हम कर सकते हैं। एक और प्रयोजन भी है इस चीज़ का कि जिस समय हमारा जन्म होता है उसी समय जो ब्रह्मांड में राशि, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति होती है उसके साथ ही हमें पूरा जीवन निर्वहन करना पड़ता है। वो हमारा D1 चार्ट बनता है। तो इस तरह से जब भी हम किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, यदि आपको कोई प्रश्न का उत्तर चाहिए होता है तो फिर हम उसी तरह से ग्रहों की स्थिति को देखकर और गोचर में उन ग्रहों की क्या स्थिति चल रही है इसको देखकर जातक का भविष्यफल किया जाता है। तो साथियों, आज हमने बात की, आज मैंने आपको बताया कि ग्रह कौन सी राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं और कौन सी राशि में जाकर वो नीच के होते हैं।
तो मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। तो साथियों, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।